हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो इस जो पार्ट है इसमें हमने 1922 से 1929 तक की जर्नी देखनी है, जिसमें हम दांडी मार्च देखेंगे। ठीक है, और दांडी मार्च मतलब जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसको। फिर उसके बाद हम खुद को ये देखना है कि वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था, जो इंडियन स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस की, उसमें वुमेन्स का, औरतों का, महिलाओं का क्या रोल हुआ था, और हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कैसे मिली। फिर उसके बाद हमारी कंट्री का पार्टीशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हम इस पार्ट में देखेंगे। तो इससे पहले जो हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमने जनरल आउटलुक देखा था, जो हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ा है। उसके बाद हमने देखा था कि नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों के मन में कैसे आई, और हमने जो अलग अलग जो ग्रुप्स, अलग अलग जो कांग्रेस है, अलग अलग जो पार्टीज फॉर्म हुई हैं उनके बारे में देखा था। जो मेजर लीडर्स हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके बारे में हमने देखा, जैसे कि यहाँ दादा भाई नौरोजी हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, बहुत सारे ऐसे लीडर्स के बारे में हमने देखा था कि नेशन को बनाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें कर रहे थे, कैसे कैसे जो है वो लड़ाई लड़ना स्टार्ट करना चाह रहे थे। फिर हमने जैसे ये लाला लाजपत राय के बारे में देखा, हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखा, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में देखा। हमने देखा कि नेशनल लेवल पर, पूरा जनरल लेवल पर जो है मास नेशनलिज्म जो है वो कैसे आया, कैसे जो है लोग मतलब पूरे इंडिया लेवल पे स्ट्रगल करना स्टार्ट कर रहे थे फ्रीडम के लिए। ठीक है, और जो कैसे जो है बाहर के जो प्रोडक्ट्स है, फॉरेन जो प्रोडक्ट्स है, उनको बायकॉट किया गया। फिर हमने देखा महात्मा गांधी की एंट्री कैसे हुई, क्या हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी को लोग कैसे भगवान की तरह पूजते थे, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में हमने देखा। ठीक, और उसके बाद जो है हमने खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनके बारे में भी हमने देख लिया था। और जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि लोग जो है महात्मा गांधी को एकदम भगवान की तरह पूजते थे। उनको ये लगता था कि जहाँ महात्मा गांधी का नाम भी ले लिया गया, चीज़ें सारी ठीक हो जानी है। तो अब हमको देखना है द हैपनिंग्स ऑफ 1922 1929। ठीक है, 1922 से 1929 के बीच में क्या चीज़ें हुई, और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना पूरा स्टोरी का क्लाइमैक्स, वैसे ही ये चैप्टर जो है ये क्लाइमैक्स है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे, अब उसको लास्ट टाइम आ गया है जब ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री के लोग जो है उनको सौंपने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर दिखें। तो यहाँ पे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो अगेंस्ट थे, वो विरोध करते थे जो भी हिंसा है ना, हिंसक जो भी काम हो रहा है उनको वो विरोध करते थे। ही आर्बिट्रेटली call of the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरा चौरी। तो आर्बिट्रली मतलब एकदम एक का एक उन्होंने क्या है बोला कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च किया जाए इंडिया में। क्यों? क्योंकि फरवरी 1922 में क्या हुआ, भीड़ है ना, किसानों की भीड़, उन्होंने क्या कर दिया, फायर स्टेशन, सॉरी पुलिस स्टेशन में, चौरा चौरी के नाम का एक जगह है, वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आग लगा दी। तो इससे क्या हुआ, 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. तो यहाँ पे चौरा चौरी में क्या हुआ, जो पीसेंट्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स का ग्रुप है, उन्होंने क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा दी, और इससे क्या हुआ, 22 पुलिसमैन क्या हो गए, मारे गए। और लेकिन ये जो चौरा चौरी में जो इन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि जो पीसेंट्स हैं वो नाराज थे, वो गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उनके ऊपर क्या है, फायर किया था। ठीक है, उनके ऊपर गोली चलाई थी जब वो एक शांति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। तो उसके बदले, ठीक है, उसके बदले जो है पीसेंट्स ने पुलिस स्टेशन जो है चौरा चौरी में वहां पे
आग लगा दी। वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मतलब हमको साथ नहीं चलना है, ब्रिटिशर्स की बात मान के नहीं चलना है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन का मतलब यही होता है। तो ये जो मूवमेंट है ये खत्म हुआ तो गांधी जी फॉलोवर्स स्ट्रेस दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन रूरल एरियाज। तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ उसके बाद गांधी जी के फॉलोवर्स से उन्होंने किस चीज पर जोर दिया, स्ट्रेस मतलब जोर देना, कि कांग्रेस को अब जो है जो रूरल एरियाज है, जो गांव वाला एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे जाकर काम करने की जरूरत है, वहां के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि भाई अब ब्रिटिशर्स का राज खत्म करना है हमको और अपने कंट्री में इंडिपेंडेंस लाना है। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। और कुछ जो लीडर्स हैं जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोगों का क्या विवाद, ये लोग क्या बोलना चाहते थे, ये लोगों का क्या मत था, ठीक है, आर्ग्यूड मतलब यहाँ पे वो मत अपना रख रहे थे कि जो पार्टी है, जो कांग्रेस है, उसको इलेक्शंस फाइट करना चाहिए काउंसिल्स के लिए, और जो लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर है वहां पे एंट्री लगाने, अपनी एंट्री देनी चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें फेरबदल करे वो, है ना, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है जिसमें इंडियंस का हाथ नहीं होता है उस जगह तक वो पहुंच सके। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन मिड 1920s द गांधीयंस वेयर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। और जो सिंसियर सोशल वर्क किया गांधी से, है ना, जो गांधी के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने मिड 20s में जो रूरल एरियाज है, जो गांव गांव जाके वहां पे लोगों को बताया, उन्हें समझाया, तो उससे उनको बहुत ज्यादा क्या है सपोर्ट मिला। तो इससे क्या है जो उनका बेस है, ठीक है, बेस बढ़ने लगा, मतलब लोग ज्यादा उनके साथ हो गए। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। तो ये जो है ना, जिससे जो रूरल एरिया से उनको सपोर्ट मिलना चालू हुआ, तो इससे जब सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ, मूवमेंट लॉन्च हुआ 1930 में, तो इससे उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली, सपोर्ट मिला, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, तो सिविल का मतलब क्या है, तो होता है जो यहाँ के जो नेटिव लोग है, कॉमन लोग है, ठीक है, और डिसोबीडियंस मतलब बात नहीं मानना। तो बात नहीं मानने वाला जो मूवमेंट था वो 1930 में, उसमें उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला रूरल एरिया से। तो यहाँ पे चित्तरंजन दास की फोटो दी गई है। और मेजर फिगर in the freedom movement, Das was a lawyer from East Bengal. He was especially active in non-cooperation movement. तो दास क्या थे, एक लॉयर थे, और कहाँ से थे वो, ईस्टर्न बंगाल से थे, ठीक है। और एक फ्रीडम मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल था, स्पेशली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसमें। तो two important developments in mid-90s were the formation of Rashtriya Swayamsevak Sangh, a Hindu organization, and the Communist Party of India. तो यहाँ पे दो डेवलपमेंट जो है mid-90s में हुए। क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, दो ग्रुप्स का, दो पार्टीज का। पहला का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो कि क्या है, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करेगा, अदर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ जो हिंदू रिलीजन है उसको सपोर्ट करेगा। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये एक तरीके का कांग्रेस, आप मान लीजिए कांग्रेस जैसा है, उस तरीके का पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम ये इस तरीके का सोशल क्लासेस में भेदभाव नहीं जानता है, ये सारे लोगों के लिए ये पार्टी है। These parties have held very different ideas about the kind of country India should be। और ये जो दो पार्टीज हैं इनके सोच विचार बहुत अलग हुआ करते थे, और ये मतलब जो इंडिया जो फॉर्म करनी है अपने को, ठीक है, इनके आइडियाज दूसरे तरीके की थी। जैसे कि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, राष्ट्रीय आरएसएस जो है वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की वो किसी भी सोशल क्लास में के डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं रखती है। द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह was active in this period। और जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट है भगत सिंह, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, वो भी इस पीरियड में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, साइमन गो बैक का बैनर दे सकते हैं, ठीक है, लोग काले झंडे लेके यहाँ पे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब प्रदर्शनकारी जो अपोज कर रहे थे किसका, साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन क्या है देखेंगे। इन 1927
In 1927, the British government in England decided to send a commission headed by Lord Simon to decide India's political future. तो 1927 में क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से क्या है एक कमीशन भेजी, जिसका हेड कौन था, लॉर्ड साइमन था, जो डिसाइड करने वाले थे कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्यूचर में इंडिया को हम कैसे देखना चाहिए, हमें कैसे देखना चाहिए। तो कमीशन हैज नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो कमीशन है इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरीच इन इंडिया, और जो कमीशन है उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो इसलिए ये जो डिसीजन है इससे लोग जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। आउटरीच मतलब गुस्सा हो जाना, एकदम उस चीज का विरोध करने लग गए। ऑल पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन, और सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आरएसएस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे कि अभी हमने देखा, और भी बहुत सारे जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, उन्होंने क्या है बॉयकॉट किया कमीशन का। ठीक है, बॉयकॉट मतलब विरोध किया। व्हेन द कमीशन अराइव्ड इट वाज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद बैनर सेइंग साइमन गो बैक, और जब ये कमीशन जो है जो लॉर्ड साइमन के द्वारा हेड की जा रही थी, उसका हेड लॉर्ड साइमन था, जब ये कमीशन इंडिया आया तो उनका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन हुए, और जगह जगह लोग नारे लगाने लग गए, क्या, साइमन गो back. The decade closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the lead प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो डेकेड है पूरा, जो 1920 से 30 तक का जो डेकेड रहा, डेकेड मतलब 10 साल रहे, उसमें जो कांग्रेस है वो पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करते रही, और इसका जो मेन जो प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूर्ण स्वराज जो है 1929। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, तो पूरा डेकेड हो गया, फाइट करते चल रहे हैं हम, तो आखिरकार जो है इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1930 को पूरी जो कंट्री है वहां पे उन्होंने अपना ही एक स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने का उन्होंने डिसाइड किया। पूरी कंट्री में जो है ये घोषित कर दिया कि भाई हमें अपना जो है पूर्ण स्वराज अपने आप को मान लेना है, और इंडिपेंडेंस डे उन्होंने सेलिब्रेट करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे भगत सिंह के बारे में दिया गया है, इट टेक्स अ लॉर्ड वॉइस टू मेक द डेफ डियर हियर इनकलाब जिंदाबाद। मतलब अगर हम किसी बहरे है ना, जो कम सुनता है, उसके कान तक आवाज लाना चाहते हैं तो हमको बहुत ही जोर से बोलना पड़ेगा, इनकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स, हम विरोध कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे हैं, तो एक ही तरीका है कि हम ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही वायलेंट तरीके से, कोई ऐसे तरीके से आवाज उनके कान तक पहुंचाए कि भाई आप छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव। ठीक है, तो 3 लीडर्स के बारे में बता रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर और आजाद और सुखदेव। ये क्या है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो हमारी कंट्री में चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड प्रेसिडेंट्स। तो ये चाहते थे कि ये जो कॉलोनियल रूल है उसके खिलाफ लड़ाई लगे, और जो रिच क्लासेस हैं, जो लोगों का शोषण करते आ रहे हैं, ठीक है, उनको हराना है। कैसे, जो वर्कर्स है, ठीक है, उनके माइंड में चेंज करने, जो वर्कर्स और पेशेंट्स है उनके माइंड में चेंज करने, उनको साथ लेके चलने से। फॉर दिस पर्पस ही फाउंडेड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इस काम के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया, एक ग्रुप फॉर्म किया, जिसका क्या नाम था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इन्होंने इसको फॉर्म किया, कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इन्होंने ये एसोसिएशन फॉर्म किया। इन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आजाद एंड राजगुरु assassinated Saunders, a police officer who was involved in लाठी चार्ज that caused the death of लाला लाजपत राय। तो 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, आजाद और राजगुरु, इन्होंने क्या किया, उन्होंने गोली मार दी, हत्या कर दी, किसका, सॉन्डर्स। ठीक है, पुलिस ऑफिसर था सॉन्डर्स, जिसका नाम था सॉन्डर्स, जो किसमें इन्वॉल्व था, लाठी चार्ज। ठीक है, लाठी चार्ज हुआ था, जिससे क्या है, लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। On 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt
threw a bomb in Central Legislative Assembly. The aim, as their leaflet explained, was not to kill but made the deaf hear and to remind the foreign government of its colonialist exploitation. तो यहाँ पे 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त ने क्या है बॉम्ब गिराया, कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इनका एम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, जो कि उनको लिफलेट जो उन्होंने फेंका था, ठीक है, बॉम्ब के साथ में, उन्होंने ये बताया था कि मतलब वो वहां पे किसी को मारना नहीं चाहते बॉम्ब गिरा के, बॉम्ब से वहां पे लोगों को डराना चाहते थे, वहां जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ब्रिटिश ऑफिसर उनको डराना चाहते थे और उनके मन में ये डर पैदा करना चाहते थे कि अब हमारा जो बात है उसको सुनो, है ना, जो वो कहना चाह रहे हैं, ये जो इंडियन पीपल है, जो इंडियन नेशनलिस्ट है, वो ये जो बोलना चाह रहे हैं कि बस हमारी कंट्री को अब हमारे पास छोड़ दो, हमें पूर्ण स्वराज दे दो, ये वो सुन सके और फॉरेन गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिशर्स जो है, उनको पता चल सके कि उन्होंने क्या किया है और वो जो अत्याचार, कॉलस एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो अत्याचारी तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसको वो क्या कर दे, खत्म कर दे। तो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ये जो तीनों हैं, उनको वाज एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931। तो ये जो तीनों नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को क्या है, फांसी दे दी गई। कब? मार्च 23, 1931 में। भगत सिंह एज एट दैट टाइम वाज ओनली 23, और बस 23 साल के थे भगत सिंह उस समय। काफी सारी पिक्चर्स वगैरह भी बनी हुई है, मूवीज बनी हुई है, ठीक है। एक पिक्चर में आपने अजय देवगन को भी देखा होगा, भगत सिंह के नाम से काफी सारी मूवीज बनी हुई है, ठीक है। बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखिए, कभी मूवी देखने का मौका मिले तो काफी सारी चीजें जो है उसमें बढ़ा चढ़ा के भी बताई जाती है, लेकिन काफी सारी चीजें जो है सच्चाई भी वहां पे दिखाई जाती है। तो यहाँ पे हमको देखना है द मार्च टू दांडी, ठीक है, दांडी के तक जो मार्च है उसको देखना है। मार्च महीना जो है उसको नहीं बोल रहे, मार्च जो मार्च पास्ट होता है, जो लोग पैदल चल के जाते हैं, उसको मार्च कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप अ लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट, दांडी 6 अप्रैल 1930 का ये वाक्य है, जब महात्मा गांधी जो है सॉल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। जो नमक है, नमक जो है ना, लंप मतलब मुट्ठी में जो उठा के, है ना, जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो सॉल्ट लॉ क्या है उसको हम अभी देखते हैं। तो द पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम टू इट्स ओन। तो यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज है वो क्या है, अपने आप तो आएगा नहीं, लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हमको क्या है पूर्ण स्वराज मिल पाएगा। इट हैड टू फॉट फॉर, और इसके लिए क्या है हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लेट द मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो 1930 में गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया, क्या घोषित कर लिया, अब भाई बहुत हो गया, अब क्या करना है उनको, सॉल्ट लॉ जो है जो बना के रखा है गवर्नमेंट में उसको ब्रेक करना है। इसके लिए वो क्या है, पैदल यात्रा निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, है ना, द स्टेट हैज अ मोनोपोली टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द सॉल्ट। तो पूरा जो स्टेट हैज अ मोनोपोली, मतलब उनके पास, मोनोपोली मतलब अधिकार, ठीक है। स्टेट मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के पास ही वो अधिकार था, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ही वो अधिकार था कि वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करे, सॉल्ट मतलब जो नमक है उसको मैन्युफैक्चर करे और उसका सेल करे। तो महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वाज सिंपल टू टैक्स सॉल्ट सिंस इट वाज एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड। तो यहाँ पे गांधी जी और जो उनके साथ के जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने क्या तर्क दिया, क्या रीजन दिया कि भाई ये तो एकदम पाप की तरह है कि आप सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे हैं, है ना, जो नमक है उसमें आपको टैक्स लगा रहे हैं। तो टैक्स से क्या है, सॉल्ट की जो कीमत है वो क्या है, बढ़ जाती थी। तो सॉल्ट जो है एसेंशियल आइटम है, ठीक है, हमारे जो खाना है उसमें हम नमक जो है डालते ही डालते हैं। तो सॉल्ट में टैक्स लगाना, सॉल्ट बनाने में मोनोपोली रखना, मतलब पूरा अधिकार अपने पास रखना, सॉल्ट की कीमतों को बढ़ा के रखना, तो ये क्या है, एक मतलब एकदम सिंफुल है, एकदम गलत है, पाप की तरह है। द सॉल्ट मॉच रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू स्पेसिफाई ग्रेवियंस शेयर्ड बाय एवरीबडी एंड दस did not divide the rich and poor। तो ये जो सॉल्ट मार्च था, जो सॉल्ट सत्याग्रह था, ये रिलेटेड था कि मतलब अब भाई बहुत हो गया, सारे जो लोग हैं, जनरल डिजायर है लोगों के मन में कि अब फ्रीडम हमको मिल जानी चाहिए, और जो दुख है, ये जो ग्रीवेंस है कि हमारी कंट्री को दूसरे लोग रूल कर रहे हैं, ये शेयर किया गया सभी के द्वारा।
और इसमें कोई भी जो रिच है, कोई पुअर है, इस तरीके की कोई भी बात यहाँ पे नहीं थी। तो गांधी जी एंड हिज फॉलोवर मार्च्ड फॉर ओवर 240 miles from Sabarmati to coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. तो गांधी जी और उसके जो फॉलोवर्स है उन्होंने मार्च किया, मतलब उन्होंने पैदल यात्रा निकाली जिसमें उन्होंने 240 miles, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक उन्होंने मार्च किया और वहां जाके डांडी करके जो जगह है वहां जाके उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो लॉ है, जो रूल है, जहाँ उसको तोड़ते हुए सॉल्ट जो है, नेचुरल सॉल्ट जो है उसको इकट्ठा किया और जो बॉइलिंग है ना, जो सी वाटर उसको बॉइल किया ताकि वो वहां पे नमक बना सके। तो नेक्स्ट हमको देखना है वुमेन्स का क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में। तो अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका, इनका हमको कहानी देखना है, इनकी एक स्टोरी देखना है। तो वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। तो वुमेन्स जो है डाइवर्स बैकग्राउंड मतलब अलग अलग बैकग्राउंड्स जो है उससे जो है वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर, डाइवर्स मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से। तो हो सकता है वुमेन पुअर रही हो, गरीब है ना, गरीब वुमेन हो, पुअर हो, रिच हो, और बहुत सारे जो बैकग्राउंड्स होते हैं जैसे कि हाउस वाइफ्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी के, वो यहाँ वुमेन्स जो है नेशनल मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें कौन से बैकग्राउंड आ गए, यंग हो गए, ओल्ड हो गए, सिंगल हो गए, मैरिड हो गए, दे केम फ्रॉम अर्बन रूरल फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव लिबरल होम्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि वो जवान है कि बूढ़े हैं, ठीक है, शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है, गरीब सॉरी रूरल एरिया से है मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है, या किसी कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़ीवादी जो फैमिली होती है, जिनकी सोच एकदम छोटी होती है, मतलब जो मतलब पुराने जमाने के जो सोच है उसको रखते हैं। लिबरल फैमिलीज, लिबरल होम्स मतलब जिनकी फैमिली पढ़ी लिखी रहती है, जो एकदम ओपन माइंडेड रहते हैं, वो लिबरल होम्स होते हैं। देयर इन्वॉल्वमेंट वाज सिग्निफिकेंट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर द वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट एंड फॉर देमसेल्फ पर्सनली। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट था जो फ्रीडम स्ट्रगल में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वुमेन्स के लिए भी, ठीक है, हमारे कंट्री के लिए भी और खुद के लिए भी। बोथ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इंडियन नेशनल्स फील दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन गेव नेशनल स्ट्रगल एंड इम्पल्स फोर्स। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो भी और इंडियन नेशनलिस्ट वो भी, ये दोनों लोग का ही मानना है कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है इंडियन नेशनल स्ट्रगल में वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल था। मतलब इंडियन वुमेन्स के इसमें इन्वॉल्वमेंट के कारण जो है हमारी कंट्री में फ्रीडम जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है, पार्टिसिपेशन जब वुमेन जो है ये फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चालू किया उन्होंने, तो अपने घर से बाहर आई। इट गिव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशन, इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वलिटी विथ मैन। तो इससे क्या है, रास्ते मिले जिससे वो प्रोफेशनल लाइफ में आ सके, ठीक है, अपने घरों से बाहर निकल सके, प्रोफेशनल लाइफ में आ सके, और जो इंडिया का जो गवर्नेंस है उसमें वो हेल्प कर सके, और साथ ही साथ जो है मेंस जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। व्हाट सच पार्टिसिपेशन मेंट फॉर वुमेन इज बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। तो ये जो पार्टिसिपेशन है वो ये वुमेन जो पार्टिसिपेशन है खुद ही के द्वारा बताया जा रहा है। जैसे कि अंबाबाई, ठीक है, अंबाबाई कर्नाटका की थी एंड हैज बीन मैरिड एट एज ऑफ 12। तो 12 साल में इनकी शादी हो गई थी और विडोड हो गई 16 में और 16 साल आते आते वो क्या हो गई, विधवा हो गई। शी पिक्टेड, और इन्होंने क्या किया, शी पिक्टेड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्विड्स इन उडुपी। उडुपी करके जगह है जहाँ पे उन्होंने क्या है, पिक्टेड मतलब रोक लगाई लोगों को कि फॉरेन क्लोथ को बाय नहीं करना है, और जो लिक्विड शॉप है, जो शराब की जो दुकान है, उसको उन्होंने लोगों को जाने से मना कर दिया। शी वॉज अरेस्टेड, सर्व्ड अ सेंटेंस एंड वॉज री अरेस्टेड। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद फिर उनको मतलब सजा भुगतनी पड़ी, और उसके बाद जो है फिर से बाद में उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। बिटवीन प्रिजन टर्म्स शी मेड स्पीचेस, टॉट स्पिनिंग्स एंड ऑर्गेनाइज प्रभात फेरीज। और जब वो जेल में थी, ठीक है, प्रिजन टर्म्स मतलब वो जब जेल में थी, तो उन्होंने कई सारे स्पीचेस लिखे, स्पिनिंग सिखाए लोगों को, ठीक है, स्पिनिंग मतलब जो कपड़े बनाने का प्रोसेस है उस वो जो स्पिनिंग है वहां उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने प्रभात फेरीज भी ऑर्गेनाइज की जब वो जेल में थी। तो अंबाबाई रिगार्डेड दिस एज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ
of her life because they gave it a new purpose and commitment. तो अम्बाबाई जो है वो क्या घोषित करती है कि मतलब जो जब वो जेल में थी तो वो सबसे खुशहाली वाले दिन थे उनके लाइफ में। क्यों? क्योंकि उससे उनको एक नया पर्पस मिला और एक नया कमिटमेंट मिला कि हाँ मेरे को भी कुछ आगे करना है। तो वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। लेकिन वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है ना फ्रीडम स्ट्रगल में, ये इतना ज्यादा आसान नहीं था। उनको अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो देखिए जाए क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, जब सॉल्ट सत्याग्रह था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, महात्मा गांधी वॉज इनिशियली अपोज टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी खुद जो है वो अपोज कर रहे थे कि वुमेन्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सरोजनी नायडू हैड टू परसुएड हिम टू अलाउ वुमेन टू जॉइन द मूवमेंट। और सरोजनी नायडू को उनको समझाना पड़ा, उनको मनाना पड़ा कि भाई वुमेन्स को भी स्ट्रगल में आप साथ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर दी गई है, ये सरोजनी नायडू की पिक्चर है और ये महात्मा गांधी की पिक्चर है। तो सरोजनी नायडू विथ महात्मा गांधी, पेरिस 1931 की पिक्चर है। एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट since early 1920s, Naidu was a significant leader of Dandi March. She was first Indian woman to become president of Indian National Congress. तो नायडू जो है ये 1920 से सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स भी थी ये डांडी मार्च की, और 1920 से नेशनल मूवमेंट में बहुत ही एक्टिव थी, और ये पहली लेडी थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। तो पीसेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। तो अब ये जो नेशनल स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है पीसेंट्स हो गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ही बात हो रही है अभी। जो पीसेंट्स, ट्राइबल और मूवमेंट जो है पार्टिसिपेट करने लगे बहुत ज्यादा तादाद में। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट ऑन सॉल्ट इशू। और जो यहाँ पे सॉल्ट लॉ की बात कर रहे थे, सॉल्ट सत्याग्रह की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे पीसेंट्स, ट्राइबल्स और वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में बहुत ही ज्यादा नंबर में। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू। और जो बिजनेस फेडरेशन है, ठीक है, ग्रुप है, वो पैम्पलेट निकालने लगे सॉल्ट इशू में। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज, थाउजेंड्स वे सेंट टू जेल। और जो गवर्नमेंट है वो रोकना चाह रही थी ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो आगे आंदोलन हो रहा है उसको, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, कठोर है ना, ब्रूटल एक्शन, कठोर उन्होंने एक्शन लेना चालू किया, ताकि जो है वो जो पीसफुल सत्याग्रही हैं उनके खिलाफ। और क्या किया उन्होंने, थाउजेंड्स जो है उनको क्या है जेल में डाल दिया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Act of 1935 prescribed provisional autonomy and government announced elections to provisional legislature in 1937। तो ये जो combined struggle से इंडियन पीपल की, ठीक है, तो ये साथ ही साथ जो इंडियन पीपल ने जो लड़ाई लड़ी, इससे क्या है फल उनको मिला। तो गवर्नमेंट ने क्या एक एक्ट लाया, एक नया एक्ट लेके आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें क्या है प्रोविजनल ऑटोनॉमी मिली, मतलब कुछ हद तक उनको ये हिस्सा मिला कि भाई वो कुछ जो लेजिस्लेचर्स है, कुछ जो प्रोविंस है वहां पे इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। तो कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। तो कुछ जो प्रोविंस है उसमें वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। तो 1937 में इलेक्शंस हुए और जिसमें कांग्रेस जो है 11 जो प्रोविंस है उसमें से 7 प्रोविंस में जो है कांग्रेस को जीत मिली और वहां पे उनके जो लेजिस्लेचर है वो फाउंड हुआ। तो प्रोविजनल ऑटोनॉमी का एक मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन व्हाइल रिमेनिंग विद इन द फेडरेशन। तो यहाँ पे प्रोविजनल ऑटोनॉमी का मतलब आधा अधूरा अधिकार ना। यहाँ पे मतलब ये क्या है कि कुछ हक उनको मिला है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, और कुछ जो है स्टेट के पास रहेगा, मतलब फेडरेशन के पास रहेगा, मतलब ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। In September 1939, after 2 years of Congress rule in the province, the Second World War broke out। अब सितंबर 1939 में क्या हुआ, 2 साल तक तो 1937 में उन्होंने इलेक्शन जीते, तो 1939 तक वहां पे ठीक ठाक सब काज चल रहा था। लेकिन 2 साल में क्या हुआ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। तो क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वेर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। और क्रिटिकल मतलब जो अत्याचार थे हिटलर के,
ठीक है, अत्याचार मतलब उनसे डर के जो है कांग्रेस लीडर्स जो है वो रेडी हो गए कि भाई ब्रिटिशर्स को वॉर में क्या है सपोर्ट करेंगे, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। और इसके बदले जो है इंडियंस क्या चाहते थे कि अब इंडिया को क्या है इंडिपेंडेंस दे दे ब्रिटिशर्स वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। मतलब इंडियंस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो है इंडिया को क्या है इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये जो डिमांड है उसको वो नहीं मानेंगे, कंसीड मतलब मानना। और कांग्रेस की जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने प्रोटेस्ट में, अपने विरोध में। तो यहाँ पे वीर लखन नायक वॉज हैंग्ड, इनके बारे में वीर लखन नायक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर और कांग्रेस ओडिशा इन 1930s रिपोर्ट। तो यहाँ पे बजी मोहम्मद जो है यहाँ पे बता रहे हैं वीर लखन नायक के बारे में। ऑन अगस्त 25 1942 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग एट पपरंडी इन नबरंगपुर। तो यहाँ पे अगस्त 25 1942 में 19 पीपल क्या है मारे गए पुलिस फायरिंग में पपरंडी इन नबरंगपुर। तो many died thereafter from their wounds। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी होके मारे गए और ओवर 300 क्या है इंजर्ड हो गए, जख्मी और हो गए। मोर देन thousands were jailed at कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। और बहुत सारे जो लोग हैं, जब तक 1000 लोग को जेल कर दी गई कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। सेवरल वे शॉट और एग्जीक्यूटेड, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको गोली मार दी गई और या तो फिर उनको फांसी दे दी गई। वीर लखन लेजेंडरी ट्राइबल लीडर हु डिफाइड द ब्रिटिश वाज हैंग्ड। तो यहाँ पे वीर लखन नायक जो है एक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे, उनको भी क्या है फांसी दे दी गई थी। तो नायक के बारे में बता रहे हैं, बाजी बता रहे हैं कि वॉज नॉट वरीड अबाउट एग्जीक्यूटेड, ओनली सैड दैट ही वुड नॉट लीव टू सी द फ्रीडम स्टोन। तो ये बता रहे हैं कि नायक जो है वो उनको बिल्कुल डर नहीं था, उनको बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उनको फांसी दे दी गई है। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि जब वो फ्रीडम का जो सुबह है स्वतंत्रता के बाद का जो सुबह है उसको वो नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद मोबिलाइज 20,000 पीपल टू ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल। तो बाजी मोहम्मद जो है उन्होंने 20,000 लोगों को मतलब समझा बुझा के जो फ्रीडम जो नेशनल स्ट्रगल है उसमें ज्वाइन करा था। ही ऑफर सत्याग्रह मैनी टाइम्स ओवर। और उन्होंने सत्याग्रह के बारे में भी मतलब बहुत बार लोगों को बताया। ही पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। एंड सर्व्ड लॉन्ग जेल टर्म्स, और बहुत बार जेल भी गए थे और जेल में भी काफी समय उन्होंने बताया था। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 इसकी पिक्चर दी गई है। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटर जो प्रदर्शनकारी है क्लैश्ड विद पुलिस एवरीवेयर। तो जो प्रदर्शनकारी है जो पुलिस के साथ हमेशा जो है यहाँ भिड़ जा रहे थे। तो मेनी थाउजेंड्स वेयर अरेस्टेड, मोर थाउजेंड्स किल्ड एंड मेनी मोर वेयर इंजर्ड। तो इसमें जो है काफी हजारों संख्या में लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया और थाउजेंड्स को मारे गए और काफी लोग जो है इंजर्ड भी हुए। तो यहाँ पे बोस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जा रहा है। रेडिकल नेशनलिस्ट, ठीक है, रेडिकल मतलब जो extremist nationalist with social leanings. Bose did not share Gandhiji's ideas of ahimsa, though he respected him as the father of nation. तो यहाँ पे रेडिकल नेशनलिस्ट कौन है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जा रहा है, जो गांधी जी का जो आइडिया है अहिंसा वाला उसको सपोर्ट नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। वो गांधी जी के रेस्पेक्ट जरूर करते थे क्योंकि वो फादर ऑफ द नेशन थे, लेकिन उनका जो आइडिया था अहिंसा उनको सपोर्ट नहीं करते थे। इन जनवरी 1941, ठीक है, he secretly left his Calcutta home and went to Singapore via Germany and raised the Azad Hind Fauj और इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस है वो मतलब सीक्रेटली एकदम सीक्रेट तरीके से अपना जो कलकत्ता का घर है उसको छोड़ के सिंगापुर जाते हैं जर्मनी के थ्रू, और वहां पे एक आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी उसका गठन करते हैं टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। इन 1944 द इंडियन नेशनल आर्मी ट्राई टू एंटर इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा बट द कैंपेन फेल। और इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए 1944 में वो इंडिया एंटर करने की कोशिश करते हैं इम्फाल और कोहिमा के थ्रू, लेकिन उनका जो अभियान है, जो कैंपेन है वो क्या है, फेल हो जाता है। द एनिमी मेंबर्स वे इम्प्रेशन एंड टायर्ड।
ट्रायल। तो जो आईएनए के जो मेंबर्स थे, जो उनके जो ग्रुप के मेंबर्स थे, उनको क्या है जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होने लगी। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडियन आईएनए ट्रायल। तो पीपल जो लोग हैं, अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं इंडिया के, उन्होंने जो इन आईएनए में जो ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब आईएनए के खिलाफ जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं, कार्यवाही चलाई जा रही है, उसके खिलाफ कहा क्या है, विरोध करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमको क्विट इंडिया एंड लेटर, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके बारे में देखना है, उसके बाद क्या हुआ उसको भी देखना है। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब मध्य का जो समय था, मिडिल टाइम था, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई एक नया मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत है ब्रिटिश के खिलाफ में। द ब्रिटिशर्स मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही टोल्ड देम। द ब्रिटिशर्स को उन्होंने क्या बोला कि अब भाई बहुत हो गया, अब आपको जो है इंडिया को तुरंत के तुरंत छोड़ के चले जाना चाहिए, क्विट इंडिया। टू द पीपल ही सेड डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश। और लोगों से उन्होंने क्या किया, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, अपना जो एफर्ट लगा रहे हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंट, लेकिन क्या है, शर्त क्या है भाई, हमको हिंसा वगैरह नहीं करनी, हमको नॉन वायलेंटली जो है अहिंसा का पाथ को अपनाते हुए लड़ाई लड़नी है। गांधी एंड अदर लीडर्स वेयर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। तो गांधी जी जो है और उनके साथ के जो लीडर्स हैं उनको तुरंत जेल में डाल दिया, लेकिन जो मूवमेंट है वो क्या है, वाइड स्प्रेड हो गया। क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो नेशनलिज्म की जो भावना है गांव गांव तक लोगों तक पहुंच चुकी थी। इट स्पेशली अट्रैक्टेड, देखिए कौन कौन इसमें साथ थे, अट्रैक्टेड पीसेंट्स एंड यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू जॉइन इट। तो यहाँ पे पीसेंट्स जो है और यूथ जो है, सभी लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ देने लगे। और जो यूथ है ना, वो अपनी स्टडीज जो है उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। Communication and symbols of state authorities were attacked all over the country। तो कम्युनिकेशन जो है और जो सिम्बॉल्स हैं है ना स्टेट अथॉरिटीज के, उनको सारे कंट्री में उनका विरोध करने लगे, उनको हटा देने लग गए लोग। इन मेनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। और बहुत सारे एरियाज में जो है लोगों ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी बात ना मानते हुए अपना खुद का गवर्नमेंट वहां पे बना लिया। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वाज सिवियर रिप्रेशन। तो पहला रिस्पॉन्स क्या था ब्रिटिशर्स का, कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट में वो बहुत ही खराब था, ठीक है, रिप्रेशन मतलब बहुत ही एग्रेसिव था, गुस्से वाला था। बाय द एंड ऑफ 1943, है ना, 1943 में के आते आते 90,000 पीपल वे अरेस्टेड। कितने लोगों को जेल में डाल दिया भाई, 90,000 लोगों को। एंड अराउंड 1000 किल्ड इन द पुलिस फायरिंग, और 1000 लोगों की मृत्यु हो गई पुलिस फायरिंग में। इन मेनी in many areas orders were given to machine gun crowd from airplanes। और बहुत सारे एरियाज में क्या ऑर्डर कर दिया गया कि मशीन गन्स चलाए जाए, जो भीड़ है उनको, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, उसमें क्या है, मशीन गन चलाया जाए एयरप्लेन्स में चलाते हुए। द रेबिलियन हाउएवर अल्टीमेटली बॉट द राज टू नीज। लेकिन जो रेबिलियन हुआ, जो विद्रोह हुआ, उससे अल्टीमेटली क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स जो है उनको घुटने टेकने पड़े, जो ब्रिटिश राज है उसको घुटने टेकने ही पड़े। तो टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, अब जो है हमको देखना है कि हम कैसे इंडिपेंडेंस हमको मिली और पार्टीशन जो है हमारी कंट्री का, पार्टीशन मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ वो क्यों हुआ। मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे 1940 में ही जो है मुस्लिम जो लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, ये हमने देखा था। तो मुस्लिम लीग जो है ये एक रेजोल्यूशन बनाने लग गई थी कि भाई हमको क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम को, जहाँ पे ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट जो एरिया हमारी कंट्री का, वहाँ पे। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। और 1940s में जब ये बात हो रही थी, जब ये रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तब ये बात नहीं हुआ था कि हमको पार्टीशन करना है। वो क्या चाहते थे कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, है ना, जहाँ पे हिंदूज का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, मुस्लिम्स का ही वहां पे राज हो। व्हाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि लीग क्यों ये चाह रहा था कि एक ऑटोनोमस अरेंजमेंट, ऑटोनोमस मतलब खुद जहाँ पे वो राज कर रहे हो, ठीक है, ऑटोनोमस अरेंजमेंट हो मुस्लिम का सब कॉन्टिनेंट में। फ्रॉम द लेट 1930s, क्यों,
क्योंकि 1930 से ही जो लीग है ये एक सोच रख के चल रही थी कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन चाहिए हिंदूज के लिए. इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदूज एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन 1920s और 30s. अब ये जो नोशन है, ये जो सोच है ना, ये किससे प्रेरित हुई थी कि मतलब 1920 से 1930s के बीच में हिंदूज और मुस्लिम का जो ग्रुप है उसमें बीच में कुछ तनाव रहा था. तो मोर ठीक है, आगे का हम थोड़ा मोर यहाँ से देख लेते हैं. ठीक है, पहले तो मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937. ठीक है, 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे जो हमने अभी देखा, सीम टू हैव कन्विंस्ड द लीग्स दैट मुस्लिम्स वेयर माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. तो 1937 में जो इलेक्शंस हुए जिसमें जो हमने देखा था ना 7 आउट ऑफ 11 है ना, तो वहां पे उन्होंने देखा कि वो एक माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स की जनसंख्या क्या है, काफी कम है. इसलिए जब भी अगर हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं आगे जाके तो उनको क्या है, एक सेकंड रोल प्ले करना पड़ेगा. सेकंड फीडर मतलब एक सेकंड रोल, एक सेकंड एक एकदम तुच्छ रोल प्ले करने को मिलेगा, इसलिए वो चाहते थे. इसलिए मतलब उनके मन में डर आ गया. इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड. और उनको ये भी डर लगने लगे कि ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम की जनसंख्या कम है, तो इससे क्या है आगे जाके जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हो सकता है उनको मतलब कहीं पे भी हिस्सा भी ना मिले. तो द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो एनर्ड द लीग. तो कांग्रेस ने उस समय क्या डिसीजन लिया था कि वहां पे उस समय बात हुई कि एक जॉइंट कांग्रेस लीग, एक जॉइंट लीड गवर्नमेंट फॉर्म हो यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में. उसके लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस बात को रिजेक्ट कर दिया था. इसके कारण भी जो है जो ये लीग था, मुस्लिम लीग था, वो थोड़ा सा नाराज था. द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मास इन 1930 अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट. तो कांग्रेस ने फेल भी हो गई थी, मतलब कांग्रेस साथ नहीं दे पाई कि वो मोबिलाइज कर सके, है ना, अपने साथ लेके चल सके मुस्लिम जो मासस है 1930 में. इससे भी मतलब वो सपोर्ट जो है उनको उतना नहीं मिल पाया. इट सॉट टू एनलार्ज दिस सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन द मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वेर इन जेल. और उन्होंने कब सोचा कि उनको मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए? 1940s में, जब सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे वो जेल में थे. एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन कांग्रेस, द लीग एंड देमसेल्फ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. अब 1945 में, है ना, वॉर जब एंड हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हो गया 1945 में, ब्रिटिशर्स ने एक समझौता करना चाहा. किसके किसके बीच में? एक तो कांग्रेस के बीच में और ये जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में और खुद के बीच में, ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके. द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज अ सोल स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम. तो ये जो समझौता है ये क्या है, फेल हो गया. क्यों? क्योंकि जो लीग है वो खुद को अलग एक राष्ट्र बना के रखना चाहता था, खुद को अलग एक दर्जा देना चाहता था. तो कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट. तो कांग्रेस जो है क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. ठीक है, कि उनको मतलब साथ में लेके चलना है, इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. वो अपना एक अलग ही मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाह रहे थे. इलेक्शन टू द प्रोविंस वेयर अगेन हेल्ड इन 1946. ठीक है, तो इलेक्शन जो है प्रोविंस के लिए फिर से हुए गए 1946 में. द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वाज स्पेक्टेकुलर. तो कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो असेंबली था वहां जो इलेक्शंस हुए, लेकिन जो लीग का जो सक्सेस था रिजर्व सीट में वो भी अच्छा ही था लेकिन इतना स्पेक्टेकुलर नहीं था. इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. ठीक है, लेकिन ठीक है दोनों जो है सक्सेस हुए, कांग्रेस भी सक्सेस हुए, जो लीग है उसको भी सक्सेस हुए, रिजर्व्ड क्लासेस मिले उसको मुस्लिम के लिए. लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे एक नए राष्ट्र के लिए जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, पाकिस्तान. इन मार्च 1946 द British cabinet sent 3-member commission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political frame for a free India. अब मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर
ठीक है, 3 मेंबर की कमीशन भेजी दिल्ली में कि वो जो डिमांड है उसको एग्जामिन कर सके और सजेस्ट किया एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फ्री इंडिया के लिए। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। और ये जो 3 मेंबर कमीशन थी मिशन थी, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, और जो कुछ जो एरिया है जहाँ पे मुस्लिम की मेजोरिटी है उसको उनका अधिकार दे देना चाहिए वहां पे, कि उनकी वहां पे एक सरकार बन सके, उनका एक लूज फेडरेशन हो सके। लूज फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी, मतलब वहां पे उनकी सरकार हो सके जहाँ पे उनके कुछ जो हिस्सा है, मतलब कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो मुस्लिम्स के पास ही रहे। बट इट कुड नॉट गेट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रोपोर्शन। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनवाइटेबल मतलब जरूरी बन गया। तो ये जो भी 3 मेंबर्स का जो एक ग्रुप था, उनकी बात भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पल्ले नहीं पड़ी, तो उन्होंने स्पेसिफिक डिटेल्स मतलब ये प्रोपोर्शंस का जो है उसके लिए वो एग्री नहीं हुए, और फाइनल जो है पार्टीशन जो है कहीं ना कहीं क्या है जरूरी हो गया। So after the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. तो अब जो है ये जो कैबिनेट मिशन थी, 3 मेंबर कैबिनेट मिशन थी, तो ये इसका जो फेलियर हो गया तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड कर लिया और एक मास एजिटेशन हो गया। ठीक है, मतलब लोग एकदम उसमें आ गए कि भाई पाकिस्तान का जो डिमांड है उसकी जीत हो गई, तो एकदम मतलब चहक उठे। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एट डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, और उन्होंने क्या अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे के तहत में। ऑन दिस डे राइट्स broke out in Calcutta lasting several days and resulting in death of thousands of people। और इस दिन, ठीक है, जब डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया तो इस दिन में दंगे उठ गए कैलकाटा में जो बहुत दिन तक थे, और जिससे क्या है हजारों के संख्या के लोग में की मृत्यु हो गई। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और 1947 मार्च 1947 के आते आते मतलब जो ये वायलेंस है, ये जो विद्रोह है, ये जो दंगे फसाद है, ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत जगह फैल गए। मैनी 100,000 पीपल्स वे किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन्स हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशंस। और बहुत सारे मैनी 100,000 बोल रहे हैं, मतलब आप समझिए कितने लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई, और न्यूमरस वुमेन मतलब बहुत सारे वुमेन जो है उनको अनटोल्ड ब्रूटलिटीज मतलब यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, उनको इतनी ज्यादा मतलब मतलब आप समझ रहे हैं मतलब कितनी घटिया कंडीशन वहां पे वुमेन्स को फेस करनी पड़ी होगी। आप इस तरीके का कंडीशन अगर आपने गदर मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा हिंदूज जो है वो मुस्लिम वुमेन का रेप कर रहे हैं, और मुस्लिम जो है वो हिंदू वुमेन्स का रेप कर रहे हैं, जहां देख रहे हैं वहां लोग एक दूसरे को मारने दौड़ रहे हैं। इस तरीके की कंडीशंस हो गई थी। तो मिलियंस ऑफ पीपल वे फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। मिलियंस मतलब यहाँ पे देखिए 100,000 की बात नहीं हो रही, मिलियंस ऑफ पीपल है ना, जिनको वो फोर्स हो गए थे, मतलब उनके पास और कोई चारा नहीं था कि वो अपने घर को छोड़ के जाए। टॉर्न असंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, दे वेयर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स। टॉर्न असंडर फ्रॉम देयर लैंड मतलब अपने जो घर है, ठीक है, उसको छोड़ देने के बाद उनकी क्या स्थिति आ गई थी, वो रिफ्यूजी बन के रह गए थे एलियन लैंड्स में। अगर देखिए जो पाकिस्तान में था, अगर पाकिस्तान वाला एरिया में कोई हिंदू था तो उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, वो कहाँ पे आ गया, हिंदुस्तान में आ गया। ठीक है, तो अब हिंदुस्तान जो इंडिया बना है वो उसके लिए क्या हो गया, एलियन लैंड हो गया, क्योंकि वहां पे उसकी कोई जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, घर नहीं है, तो वो वहां पे क्या हो गया, एक एलियन हो गया, एक रेफ्यूजी की तरह रहने लग गया। Partition also meant that India changed, many of its cities changed and new country Pakistan was born। अब पार्टीशन से क्या हुआ, पूरा इंडिया चेंज हो गया, बहुत सारी यहाँ पे सिटीज में चेंजेस हुए, और एक नया सिटीज बॉर्न हो गया जिसका क्या नाम था, एक नया कंट्री बॉर्न हो गया सॉरी, जिसका क्या नाम था, पाकिस्तान। सो द जॉय ऑफ अवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान रूल मिक्स्ड विद पेन एंड वायलेंस ऑफ द पार्टीशन। अब भाई खुशी तो थी कि कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया है ब्रिटिश रूल से, लेकिन इसके साथ ही साथ दर्द भी था। और वो दर्द जो पार्टीशन के कारण, जो हिंसा हुई पार्टीशन के कारण, उसके कारण झेलना पड़ा। अब यहाँ पे
खुद ही सोचिए, मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, इतने लोग तो भी जब इंडियन स्ट्रगल, जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था, उसमें नहीं मारे गए थे जितने ज्यादा लोग जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो डिविजन हुआ उसमें मारे गए। काफी सारी मूवीज बनाई गई है इससे रिलेटेड, अब बहुत सारी मूवीज है। अब जब भी आप मूवी देखेंगे ना, आपको खुद को इंटरेस्ट लगेगा, आपको बिल्कुल वो नहीं लगेगा भी ये मूवी मेरे को क्यों देखनी है। हाँ, थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के वहां पे बताया जाता है, लेकिन आप खुद सोचिए, मतलब यहाँ पे आप पिक्चर दी गई है, द रेफ्यूजीज फ्रॉम रायट टाउन पंजाब गैदर्ड इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। तो यहाँ पे ये लोग रिफ्यूजीज है, कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। कौन से पंजाब? जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां से आए हैं। रायट टाउन पंजाब मतलब पूरा टूट के बिखर चुका पंजाब से। और ये लोग कहाँ है? दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, देखिए, ठीक है। कुछ लोग बैठे हैं भूखे प्यासे, है ना, यहाँ पिक्चर्स में ही आप देख सकते हैं। कुछ जो पोर्शन ऊपर छूट गया था उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लीडर्स के बारे में हमको देखना है। तो मौलाना आजाद विद अदर मेंबर्स एट कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेवाग्राम 1942। तो ये मौलाना आजाद की पिक्चर है, यहाँ पे महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है, सेवाग्राम 1942 की पिक्चर है। तो आजाद वाज born in Mecca to a Bengali father and an Arab mother, well versed in many languages. Azad was a scholar of Islam and an exponent of notion of Wahdat Deen, an essential oneness of all religion, an active participation in Gandhian movement, and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity. He was opposed of Jinnah's two nation theory. तो आज़ाद जो है, इनका जन्म हुआ था मक्का में, एक बंगाली फादर और एक अरब मदर से। और इनको ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में को जानते थे। तो ये एक ज्ञाता थे इस्लाम के और एक एक्सपोनेंट नोशन थे। एक्सपोनेंट ऑफ नोशन मतलब एक जो आइडिया है वादते हिंद, ठीक है, उसको बढ़ावा देने वाला। एक्सपोनेंट मतलब बढ़ावा देने वाले थे कि भाई सारे जो रिलीजन्स है वो क्या है? एक है। एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट, है ना, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। जो गांधी जो मूवमेंट है उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। और स्टॉन्च, ये स्टॉन्च मतलब होता है वेरी लॉयल, है ना, लॉयल एडवोकेट थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए। और ये अपोज करते थे जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, तो मुस्लिम और जो हिंदू मुस्लिम का जो अलग अलग नेशन है उसकी थ्योरी। अब उसके बाद हमको देखना है चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य स्पीकिंग टू गांधी बिफोर गांधी जिन्ना टॉक्स 1944। ठीक है, तो ये राजगोपालाचार्य है जो गांधी जी से बात कर रहे हैं, ठीक है। 1944 की तस्वीर है। अ veteran nationalist and a leader of salt satyagraha in South, C. Gopalacharya, popularly known as Raja Ji, served as a member of interim government of 1946 as a free India's first Indian governor general। तो ये क्या थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है, एक लीडर थे जो सॉल्ट सत्याग्रह साउथ में इन्होंने उसको लीड किया था। और इनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? राजा जी कहा जाता है। तो यहाँ पे और एक पिक्चर दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड एन इम्पोर्टेंट role in negotiation for independence during 1945 and 1947। ठीक है, नेगोशिएशन मतलब जो समझौता हुआ था 1945 और 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस का, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो पटेल हेल्ड फ्रॉम एन इम्पोवराइज्ड peasant proprietor family of नदियाद गुजरात। तो ये गुजरात से बिलोंग करते थे और एक गरीब किसान परिवार के ये बेटे थे। तो a foremost organizer of freedom movement from 1918 onwards, Patel served as president of Congress in 1931। यहाँ पे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना विद महात्मा गांधी, बॉम्बे, सितंबर 1944 की तस्वीर है। An ambassador of Hindu-Muslim unity until 1920, Jinnah played an important role in making of Lucknow Pact। He organized the Muslim League after 1934 and became the major spokesperson for the demand of Pakistan। तो एक एम्बेसडर थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देते 1920 तक। लेकिन जिन्ना ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है, जो समझौता हुआ था हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच में। लखनऊ पैक्ट के बारे में हम देख चुके हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग को फिर से ऑर्गेनाइज किया 1934 में और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान बनाने में। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमको बस देखना है जो एल्सवेयर इन जो पोर्शन दिया हुआ रहता है उसको। तो नेशनलिज्म इन अफ्रीका द केस ऑफ खाना, इसको हमको देखना है, ठीक है। अफ्रीका में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई और यहाँ पे केस स्टडी देखना है हमको खाना का। द लेट 19 एंड अर्ली 20th century विटनेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन मेनी अफ्रो
Afro-Asian countries. In many of these, nationalism rose as a part of anti-colonial struggle for independence. तो यहाँ पे लेट 19th और 20th सेंचुरी में सिर्फ इंडिया में ही ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, कई सारे अफ्रो एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे भी नेशनलिज्म की भावना आने लगे कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। नेशनलिज्म जो है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स है ना, इंडिपेंडेंस उसके लिए होने लगे। कोलियन रूल इन अफ्रीका वाज डिक्टोरियल, ओनली द चीफ्स वर अलाउड टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन पावर। तो जो कॉलोनियल रूल था अफ्रीका में, डिक्टोरियल था, मतलब जो चीफ्स थे उनके पास ये अधिकार था कि वो पूरा जो वहाँ पे रूल करे। तो अल्टरनेटिवली लॉस अफेक्टिंग अफ्रीकन्स वे क्रिएटेड इन ऑल वाइट लेजिस्लेचर्स। अफ्रीकन्स हैड नो डिसीजन मेकिंग पावर्स और रिप्रेजेंटेशन not until after Second World War at least. The forcible takeover of land from landowners or users, increased taxation and the poor working condition led to many African protests. तो अफ्रीकन ने प्रोटेस्ट क्यों किया कि भाई लैंड जो है, जो लोकल ओनर्स है वो उनसे जबरदस्ती ले लेते थे, टैक्सेस बहुत इंक्रीज हुआ करती थी, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, और जो लेजिस्लेचर्स था उसमें अफ्रीकन का कोई भी हाथ नहीं था। जो वाइट पीपल्स हुआ करते थे उनके पास ये अधिकार हुआ करता था कि सारा डिसीजंस वो ले। In 1957, Ghana, known until then as Gold Coast, became the first sub-Saharan African country to gain independence. So 1957 में घाना, ठीक है, घाना जो है जिसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था, वो फर्स्ट सब सहारियन अफ्रीकन कंट्री बना जिसको इंडिपेंडेंस मिली। द फ्रीडम मूवमेंट वॉज लेड बाय क्वामे नक्रूमा कम्युनिकेशन पीपल्स पार्टी थ्रू स्ट्राइक्स बायकॉट्स एंड मास रैलीज। तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको किसने लीड किया, ये जो पार्टी दी गई है उसको, और कैसे उन्होंने हड़ताल किए, बॉयकॉट्स किए और रैलीज निकाली। इन 1951 दिस पार्टी वोन अ ह्यूज इलेक्ट्रिकल विक्ट्री, और 1951 में इन्होंने जीत हासिल की। इट अपोज द एक्सिस्टिंग सिस्टम्स इन विच ब्रिटिश रूलर्स हैड अलाउड द चीफ्स टू नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। इट प्रेस्ड द ब्रिटिश टू ग्रांट अ लेजिस्लेचर दैट contain no nominator or special members and won this demand in 1954. Elections to the new legislative councils were held in 1956. The Convention People Party won this, thus paving the way for proclamation of independent state under the name of Ghana. तो यहाँ पे जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ही अधिकार था कि वो जो लेजिस्लेचर है उसके मेंबर्स को इलेक्ट करे, लेकिन जो है ये गलत था, और इस गलत के खिलाफ जो है जो कन्वेंशन पीपल पार्टी है उन्होंने जीत हासिल की, और उनको भी अधिकार मिला कि भाई कोई भी जो ब्रिटिश का जो ऑफिसर है, जो चीफ है, उसी को बस अधिकार नहीं है भाई कि वो नॉमिनेट कर ले। तो इससे क्या है, इंडिपेंडेंस नेशन घोषित किया गया घाना को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही लंबा चैप्टर था, 4 पार्ट्स में हमने कवर किया, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कोई भी चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो कभी भी वो बोरिंग नहीं होगा। इंडिपेंडेंस की बात है, हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी स्टोरीज हमने देखी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।